हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अपने डीप लर्निंग की जो सेकंड वीडियो है वो हमारी, दैट इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर हम प्रेडिक्ट करेंगे किसी स्टॉक के प्राइस के डेटा को और किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे आरएनएन को यूज़ किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे मॉडल को बिल्ड करना है, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल सेशन आरएनएन के ऊपर। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होता है इसको यूज़ किया जाता है मेनली टाइम सीरीज़ के लिए। ये एक जर्नलाइजेशन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक इंटरनल मेमोरी होती है। मतलब जो भी चीज़ आप इसको प्रोवाइड करोगे ये अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। सो आरएनएन जो होता है ये एक रिकरेंट इन नेचर होता है जो कि परफॉर्म करता है सेम फंक्शन हर एक इनपुट के लिए जो भी हम उसको डेटा दे रहे हैं, राइट। जो आउटपुट होती है जो भी हमारी करंट इनपुट की, दैट डिपेंड्स ऑन द पास्ट, कि जो भी हमारा पास्ट का डेटा है उसको देख के हमें अपने जो आउटपुट है उसको प्रेडिक्ट करना है कि जैसे कि आज स्टॉक प्राइस इतना है, 800 है फॉर एग्जांपल, तो कल का जो स्टॉक प्राइस होने वाला है वो कितना होगा। तो ये चीज़ें हमें सारी आरएनएन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आर द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क वेयर द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप एज फेड एज इनपुट टू द करंट स्टेप। तो जो भी आउटपुट होगी हमारी वो नेक्स्ट डे के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट। जैसे कि आज मेरा स्टॉक का प्राइस जो है वो 800 है, तो कल जो मेरे को स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट होगा, जो कल मेरा स्टॉक प्राइस आएगा फॉर एग्जांपल 840, तो 840 जो कल की आउटपुट आने वाली है वो मेरी उससे नेक्स्ट डे के लिए क्या हो जाएगी, एज अ इनपुट हो जाएगी। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क वेयर द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप एज फेड एज इनपुट टू द करंट स्टेप। और अगर हम ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, वहाँ पे क्या होता था, जितनी भी इनपुट आउटपुट होती थी वो इंडिपेंडेंट होती थी एक दूसरे से। वहाँ पे किसी भी इनपुट का, आउटपुट का, या जितनी हिडन लेयर्स होती थी उसका कोई भी आपस में कोई लिंक नहीं था। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो प्रिडिक्ट करना है, जो भी प्रिडिक्ट करेंगे, जो भी आउटपुट आएगी वो एज अ यूज़ होगी इनपुट मेरे को नेक्स्ट चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे कि गूगल या जीमेल की बात करें, वहाँ पे हमें वर्ड सजेशंस आती हैं, राइट। बट इन केस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द नेक्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, तो प्रीवियस वर्ड्स आर रिक्वायर्ड एंड हेंस देयर इज ए नीड टू रिमेंबर द प्रीवियस वर्ड। तो यहाँ पे आरएनएन आती है कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कि हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है विद द हेल्प ऑफ हिडन लेयर। तो हिडन लेयर्स में हमारी मेमोरी होती है, जो भी प्रीवियस आउटपुट होती है वो उसको स्टोर कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे हम गूगल स्टॉक प्राइस का डेटा प्रिडिक्ट करेंगे। सो द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आरएनएन इज द हिडन स्टेट विच रिमेंबर्स सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीक्वेंस। तो जो भी आउटपुट आएगी वो उसको स्टोर कर लेंगे, जो भी उसकी स्टेट होगी। तो आरएनएन को हमने देख लिया, विच हैज़ अ मेमोरी विच रिमेंबर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। सो इट यूज द सेम पैरामीटर्स फॉर ईच इनपुट। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स यूज़ किए जाएंगे वो सेम होंगे। सेम पैरामीटर्स का मतलब है सबसे पहले सेम पैरामीटर्स हो गया, दूसरा इट परफॉर्म द सेम टास्क ऑन ऑल द इनपुट्स। सभी जितनी भी इनपुट लेयर्स होंगी उस पर जो आपके या हिडन लेयर्स होंगी उस पर हम सेम जो है पैरामीटर्स पास करेंगे। सेम पैरामीटर्स का मतलब कि सेम वेट्स और सेम बायस यहाँ पे पास किए जाएंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वेट्स और बायस डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट जो नोड है न्यूरल नेटवर्क की उसमें W1 लेट्स से वेट है और बायस B1 है, तो वो डिफरेंट है। सेकंड नोड के लिए वेट और बायस डिफरेंट होंगे, थर्ड नोड के लिए डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक नोड के लिए जो वेट और बायस होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखने के लिए उसको मेमोरी तो है ही है, लेकिन अगर हर नोड को अलग वेट और अलग बायस दे देंगे तो उसके लिए इतना सारा कुछ याद करना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको सेम पैरामीटर्स देते हैं और सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं हिडन लेयर के लिए, हिडन लेयर में। और ये प्रोड्यूस जो भी हमारे आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है पैरामीटर्स की वो कम हो जाएगी, लाइक द अदर न्यूरल नेटवर्क्स। तो अगर हम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे एक इनपुट है और ये हमारे हिडन लेयर्स की कुछ नोड्स हैं जिसमें वेट्स और बायस दिए गए हैं W1 V1 W2 B2 W3 B3।
और यहाँ पे हमारी जो भी आउटपुट आएगी दैट इज। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 इनपुट लेयर है, 3 हिडन लेयर्स हैं और 1 आउटपुट लेयर है। सो देन लाइक अदर न्यूरल नेटवर्क ईच हिडन लेयर विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ बायस एंड वेट्स। हर एक हिडन लेयर के अपने वेट्स होते हैं, अपने बायस होते हैं। तो हिडन लेयर 1 का है जो वेट और बायस है दैट इज W1 B1 ऐसे W2 B2 फॉर द सेकेंड लेयर एंड W3 B3 फॉर द थर्ड हिडन लेयर। So this means that each of these layers are independent of each other. They do not memorize the previous output. तो यहाँ पे किसी भी लेयर का दूसरी लेयर के साथ कोई लिंक नहीं है। ये हम अभी तक नॉर्मल ANN के अंदर देखते आए हैं। अब यहाँ पे RNN के अंदर क्या होगा, RNN के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रीवियस स्टेट को चूज करते हैं। ये जो मेरी प्रीवियस स्टेट आ रही है विच इज़ T-1, इस प्रीवियस स्टेट के अकॉर्डिंग मेरे को मेरी करंट स्टेट विच इज़ T, जो मेरा प्रेजेंट है, प्रीवियस स्टेट मेरी क्या होगी T-1। और मेरे को जो प्रिडिक्ट करना है, मेरे को क्या करना है, टाइम T+1 के लिए प्रिडिक्ट करना है। तो T+1 के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे को करंट स्टेट चाहिए। इस स्टेट को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे को T-1 स्टेट चाहिए थी। T-1 से हमने क्या प्रिडिक्ट किया, T स्टेट, और T से क्या प्रिडिक्ट किया, T+1 को, राइट। फिर ये जो T+1 है ये एज अ इनपुट यूज होगी, ये T+1 एज अ इनपुट यूज होगी। इसी को यूज करके नेक्स्ट T+2 के लिए प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम RNN के अंदर यूज करने वाले हैं। तो RNN क्या करता है, कन्वर्ट द इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन फंक्शन इनटू डिपेंडेंट एक्टिवेशन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग द सेम वेट्स एंड बायसेस टू ऑल द लेयर। तो जिससे क्या होगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी और हर एक स्टेट को मेमोराइज करना इजी हो जाएगा। और यहाँ पे फर्दर हम क्या करते हैं, जितनी भी ये लेयर्स आएंगी, जैसे कि हमारे पास 3 हिडन लेयर्स थी। अगर हम ऊपर वाली लेयर की बात करें कि यहाँ पे एक हमारे पास इनपुट थी, फिर हिडन लेयर्स हमने बनाई थी और फिर जाके ये आउटपुट आई थी। सो ये हमारी आउटपुट थी, ये हमारी इनपुट थी, ये हमारी हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3। अब ये क्या करेगा, इन तीनों हिडन लेयर्स को कंबाइन करके एक सिंगल हिडन लेयर में कन्वर्ट कर देगा। अब ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी तो उतने वेट्स और उतने बायसेस देने पड़ेंगे, उतनी मेमोरी उसको यहाँ पे चाहिए स्टोर करने के लिए। हर एक प्रीवियस स्टेट की आउटपुट क्या आती है, फिर ये नेक्स्ट हिडन लेयर देखेगी इसकी आउटपुट क्या आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी ये हिडन लेयर्स थी इसको कंबाइन कर देंगे एक सिंगल लेयर में। तो यहाँ पे हमारी सिंगल इनपुट लेयर, ये हमारी हिडन लेयर, एक ही हिडन लेयर, सिंगल हिडन लेयर, और ये हमारी क्या होगी, आउटपुट लेयर। अब यहाँ पे जो भी इनपुट जा रही है वो हिडन लेयर के पास जा रही है और हिडन लेयर यहाँ पे अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और जो आउटपुट आ रही है विच फेड बैक टू द हिडन लेयर, और उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट की जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट है ये वापस जाएगी एज अ इनपुट में। इनपुट फर्दर अपना टास्क परफॉर्म करेगी और उसके बाद हमें आउटपुट आ जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला है विच इज़ h ऑफ t विच इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ h ऑफ t-1 इंटू x ऑफ t। अब h ऑफ t क्या है, ये मेरी करंट स्टेट है। मेरे को करंट स्टेट अगर प्रिडिक्ट करनी है तो h ऑफ t इज़ माई करंट स्टेट। करंट स्टेट प्रिडिक्ट करने के लिए अगर आज का मेरे को प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, प्रीवियस स्टेट। सो विच इज़ h ऑफ t-1, ये प्रीवियस स्टेट इनटू, और दूसरी मेरे को क्या चाहिए, x ऑफ t, जो भी इनपुट है, जो भी हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ जो भी हम उसकी प्रीवियस स्टेट को यहाँ पे पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी करंट स्टेट को प्रिडिक्ट करूँगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाता है बैकएंड पे। फर्दर यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी वेट्स होते हैं एट द करंट न्यूरल नेटवर्क, और जो वेट होते हैं आपके प्रीवियस स्टेट में, प्रीवियस स्टेट के वेट, और जो वेट एट द रेकरेंट न्यूरन, उस टाइम पे जो रेकरेंट न्यूरन पे जो वेट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है जो प्रीवियस स्टेट होती है प्लस नेक्स्ट अगर WXH की बात करें विच इज़ द वेट एट द इनपुट, और x ऑफ t हमारी क्या थी, इनपुट थी, इसके साथ जस्ट वेट को ऐड कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या था, h ऑफ t विच इज़ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ h ऑफ t-1, और दूसरा था हमारी इनपुट। तो h ऑफ t-1 मेरी क्या थी, प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है हमारे वेट एट द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और x ऑफ t के साथ हम ऐड कर देते हैं हमारी वेट एट द इनपुट न्यूरल नेटवर्क। तो रिकरेंट जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी उसके वेट्स, और वेट जो हम एज अ इनपुट के लिए पास करेंगे वो वेट।
सो जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा विच इज y ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एच वाई इंटू एच ऑफ टी। तो y ऑफ टी ये मेरी जो क्या है, ये आउटपुट है। आउटपुट मेरी कैसे निकलेगी, वेट एट द आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर पे जो वेट है मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ टी जो हमने ये अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ये एक तो आउटपुट के वेट आएंगे मल्टीप्लाई इनटू विद योर जो भी हमने ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जिससे हमने एच ऑफ टी यहाँ पे कैलकुलेट किया, राइट, फॉर कैलकुलेटिंग द करंट स्टेट, वो मल्टीप्लाई करेगा और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी वाई ऑफ टी। अब ये कैसे यूज़ होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अ सिंगल टाइम स्टैम्प ऑफ द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क। तो जो भी सिंगल टाइम स्टैम्प है सबसे पहले हम वो प्रोवाइड करते हैं। देन वी कैलकुलेट द करंट स्टेट यूजिंग सेट ऑफ करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट। जो भी हमारी करंट इनपुट होगी और जो भी हमारी प्रीवियस स्टेट होगी उससे हम अपनी नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। द करंट एच ऑफ टी बिकम एच ऑफ टी माइनस वन टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एच ऑफ टी होगा, इसके अकॉर्डिंग ये एच ऑफ टी प्लस वन को प्रेडिक्ट करेगा, राइट। ये एच ऑफ टी नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या चला जाएगा, ये प्रीवियस चला जाएगा, एच ऑफ टी माइनस वन हो जाएगा, ये एच ऑफ टी माइनस वन चला जाएगा क्योंकि ये पीछे 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 जाता रहेगा, राइट। सो द करंट एच ऑफ टी बिकम एच ऑफ टी माइनस वन फॉर द next time stamp. So once you go as many as time stamps according to the problem and join all the information from the previous state. So यहाँ पे once all the time steps are completed the final current state which is used to calculate the output. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। फिर जो आउटपुट होती है कंपेयर की जाती है एक्चुअल आउटपुट के साथ, दैट इज द टारगेट आउटपुट, और जो भी मेरी करंट आउटपुट जो हमने प्रेडिक्ट किया है उसके साथ जब कंपेयर किया जाता है तो एरर जनरेट होता है। फिर वो एरर क्या होता है, बैक प्रोपेगेट होता है लाइक द अदर न्यूरल नेटवर्क्स। फिर वो अपने वेट्स को अपडेट करते हैं, फिर हमारा आरएनएन मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाता है। बस यहाँ पे ये रहेगा कि वेट्स और बायस सेम रहेंगे हर एक हिडन लेयर के लिए। हिडन लेयर एक ही है, सिंगल ही है, सिंगल हिडन लेयर के लिए यहाँ पे जो वेट्स और बायस होंगे वो सेम रहेंगे ताकि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ना बढ़े। अब इसकी एडवांटेज क्या है, आरएनएन रिमेंबर्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन सेव करता रहेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ यूजफुल इन टाइम सीरीज प्रेडिक्शन ओनली बिकॉज ऑफ द फीचर टू रिमेंबर द प्रीवियस इनपुट एज वेल। तो इसको हम LSTM मॉडल बोलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। तो ये हमारा LSTM मॉडल होता है विच इज़ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि इसकी मेमोरी होती है तो उसको LSTM मॉडल भी बोल देते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जो डेटा यूज़ करेंगे विच इज़ गूगल स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे दो मेरे पास फाइल्स पड़ी होंगी, एक्सेल फाइल्स जिसके अंदर डेटा पड़ा है, तो वो मैं दोनों ओपन करके दिखाता हूँ। एक फाइल है मेरी ट्रेन की और एक फाइल है मेरी टेस्ट की। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास डेट है, स्टॉक कब ओपन हुआ, हाईएस्ट कितने पे गया, लोएस्ट कितने पे गया, क्लोज कितने पे हुआ और कितनी वॉल्यूम उसकी ट्रेड हुई है। तो ये हमारे पास स्टॉक का डेटा है फ्रॉम 2012 से लेके यहाँ पे हमारे पास 2016 तक का डेटा जो है वो अवेलेबल है। सो फ्रॉम 2012 टू 2016 हमारे पास ये डेटा है जिसमें ये पूरा स्टॉक का डेटा आ गया हमारे पास, कब ओपन हुआ, हाईएस्ट कितने पे गया, लोएस्ट कितना हुआ, क्लोज कितने पे हुआ और कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई। ये हम मॉडल पूरा का पूरा ट्रेन में पास कर देंगे। 2012 से लेके 2016 तक जो भी इसका ट्रेंड था वो हम अपने मॉडल को सिखा देंगे। नेक्स्ट अगर टेस्ट की बात करेंगे, ये वो वाली फाइल है जिसमें हम ये डेटा प्रोवाइड करेंगे उसको, और हमारे पास लेट्स से अगर मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि ये ओपन आज इतने पे हुआ है तो कल कितने पे होगा, तो ये वाला मेरे पास एक्चुअल डेटा ऑलरेडी पड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको वो डेटा प्रोवाइड करूँगा। ये डेटा मैं टेस्ट के लिए प्रोवाइड करूँगा, इसको देख के वो प्रेडिक्ट करेगा 2017 का डेटा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये वैल्यू और जो उसने प्रेडिक्ट करी है उन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, क्या उसने वाकई सही प्रेडिक्ट किया है या गलत प्रेडिक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है विच इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। अगर स्टैंडर्डाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए पहले लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को एज NP, देन वी कैन इंपोर्ट pandas एज PD, और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT।
तो तीनों लाइब्रेरीज हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं, numpy, pandas और matplotlib। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमें अपनी फाइल को रीड करना पड़ेगा, विच इज़ जो भी हमारी गूगल की स्टॉक प्राइस वाली फाइल है उस फाइल को रीड करेंगे। वो हमारा ट्रेनिंग का सेट होगा, तो विच इज़ pd.read_csv। तो जो फाइल का नेम है ये मेरे प्रीवियस फोल्डर के अंदर पड़ी है, डेटा सेट्स नाम के, जहाँ पे फाइल का नेम है गूगल स्टॉक प्राइस _train.csv। तो ये मेरी फाइल है और ये डेटा इसने रीड कर लिया। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लाइक ये मेरा ट्रेनिंग का डेटा है, तो आई कैन राइट training_set। तो इसको ट्रेनिंग सेट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो यहाँ पे डेट, ओपन, हाई, लोएस्ट, क्लोज, वॉल्यूम सारा कुछ आ गया। 1 to 58 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। और इसमें से अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को ये मैं प्रोवाइड करूँगा कि अगर आज स्टॉक इतने पे हो रहा है तो कल कितने पे ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम लेके चल रहा हूँ ओपन का। मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि अगर ओपनिंग इतने पे होती है तो कल ओपनिंग कितने पे होगी, या परसों ओपनिंग कितने पे होगी, आज से 10 दिन बाद स्टॉक कितने पे ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको अलग कर लेते हैं। अब इसमें एक्स और वाई क्या होगा, सबसे पहले ये आप यहाँ से चेक करो। ये वाला जो कॉलम है इसको मैं एज अ एक्स यूज करूंगा। अब एक्स में वैल्यू क्या पड़ी है, 325.25। सेकेंड वैल्यू क्या पड़ी है, 331.27, देन 329.83। ये मेरी क्या होगी, इनपुट। अब मेरे को आउटपुट भी तो बतानी पड़ेगी ना, वाई। अब ये अगर इनपुट है तो ये वाली उसकी क्या आएगी, आउटपुट। तो ये यहाँ पे क्या चली जाएगी, यहाँ पे 331.27, क्योंकि अगर आज स्टॉक प्राइस इतने पे ओपन हुआ है तो नेक्स्ट डे कितने पे ओपन हुआ, 331। तो ये एज अ इनपुट यूज होगा और ये एज अ आउटपुट यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो अगर इसको प्रेडिक्ट करना है तो इसके लिए आउटपुट क्या आ रही है, 329.83। तो अगर स्टॉक प्राइस नेक्स्ट डे इतने पे आ रहा है तो उसके बाद वो इसको क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये यही एज अ इनपुट यूज होगी। इसी को एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर देंगे, वो एज अ आउटपुट यूज होगी। तो एक्स और वाई हमारा इसी से निकलेगा, विच इज करंट स्टेट एच ऑफ टी और प्रीवियस स्टेट एच ऑफ टी माइनस 1। अब यहाँ पे अपने एक्स को अलग कर लेते हैं। सो विच इज जो हमारा ट्रेनिंग सेट है, विच इज इक्वल्स डॉट ILOC मैथड, रोज सारी चाहिए। कॉलम रेंज पास करते थे ताकि 2D एरे में चाहिए, 1 से लेके 2 तक पास कर देते हैं। एंड फर्दर यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ कर देते हैं ताकि हमें वो एक numpy एरे के अंदर मिल जाए। डेटा हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग सेट डॉट ILOC रोज सारी, कॉलम 1 से लेके 2, तो सिर्फ यहाँ पे रेंज पास कर दी, सिर्फ ये वाला कॉलम आएगा। देन डॉट वैल्यूज़ एरे में कन्वर्ट कर लिए। ये हमारे पास डेटा जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटा के ऊपर फीचर स्केलिंग यूज़ करेंगे। फीचर स्केलिंग जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग में। हमने बहुत सारे डेटा पे स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करी है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज़ करेंगे, ये हमारा डेटा सेट है, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। कोई वैल्यूज़ बहुत हाई हैं और कई वैल्यूज़ बहुत लो हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर रेंज में लाने के लिए, राइट, सो पर्टिकुलर रेंज में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग करते हैं। अपने डेटा को या तो नॉर्मलाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, विच इज़ एक्स को माइनस करते थे, उसके मीन के साथ डिवाइड करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में हम x को माइनस करते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू के साथ और डिवाइड कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू के साथ। अब स्टैंडर्डाइजेशन के केस में जब मैं x को मीन के साथ माइनस करूंगा तो ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जब मैं x को उसकी मिनिमम वैल्यू के साथ ही माइनस कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे वैल्यू 0 से पॉजिटिव की तरफ ही अप्रोच करेंगी, राइट, वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जो रेंज मिलेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव मिलेगी। फॉर एग्जांपल -1 to 1 के बीच में। यहाँ पे जो रेंज मिलने वाली है वो 0 to 1 के बीच में मिलने वाली है। सो हेयर वी यूज द नॉर्मलाइज स्केलर बिकॉज इन गूगल स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन वी बिल्ड द LSTM मॉडल विच हैज सेवरल सिग्मॉइड फंक्शन एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो उसकी जो आउटपुट आती है वो 0 to 1 के बीच में आती है। तो हम भी यहाँ पे अपने डेटा को 0 to 1 के बीच में रखने के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग
इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे मिन मैक्स स्केलर को। तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आप वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, मिन मैक्स स्केलर। और यहाँ पे मैंने इसको SC नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जो भी मेरा ट्रेनिंग सेट है, ट्रेनिंग सेट विच इज़ इक्वल्स टू SC.fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मेरे को करना है अपने ट्रेनिंग सेट को, और यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेट फिर से रन कर लेते हैं, विच इज़ प्री प्रोसेसिंग। सो डेटा हमारा आ चुका था 0 to 1 की फॉर्म में, और अगर इसकी हम लेंथ भी कैलकुलेट कर लें ट्रेनिंग सेट की, विच इज़ 1 to 58 रोज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, इनपुट और आउटपुट को अलग करना है। मेरे को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को अलग करना है। तो यहाँ पे एक्स का ट्रेनिंग का डेटा विच इज़, क्योंकि हम ये जो CSV फाइल यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेनिंग की यूज़ कर रहे हैं, वो मेरा पूरे का पूरा डेटा एक्स ट्रेन में यूज़ होगा। इसको मैं बोलता हूँ कि तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है और 1 to 5 7 तक रख लेते हैं इसको। 1 to 5 7 तक यहाँ पे अपने डेटा को एक्स ट्रेन में स्टोर कर देते हैं। ऐसे ही जब हम वाई ट्रेन को यूज़ करेंगे, और वाई ट्रेन को मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने ट्रेनिंग सेट के, अगर वो 0 से स्टार्ट किया तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये 1 to 5 7 तक गया है तो इसको 1 to 5 8 तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का डेटा यहाँ पे अलग कर दिया। सो इन दिस स्टेप वी क्रिएट आवर इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। सो एक्स ट्रेन इज आवर इनपुट विच इज एट t, एंड वाई ट्रेन इज आवर आउटपुट विच इज एट t+1। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमारा सेपरेट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें अपने डेटा को रीशेप करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी हम डेटा प्रोवाइड करेंगे वो 3 डायमेंशनल डेटा के अंदर प्रोवाइड करेंगे। 3 डायमेंशनल डेटा के अंदर प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ np.reshape। वो भी बताता हूँ 3 डायमेंशन में क्यों करना है। जो भी मेरा x का ट्रेनिंग का डेटा है, मेरे को रीशेप करना है अपने x के ट्रेनिंग के डेटा को, और कितनी रोज और कितने कॉलम में कन्वर्ट करना है, क्या चाहिए मेरे को 3 डायमेंशनल में चाहिए। मेरे को 1 2 5 7 रोज चाहिए, कॉलम 1 चाहिए, और एक डायमेंशन इसकी और ऐड कर देंगे। अब इससे होगा क्या, एक्स ट्रेन का जो डेटा है यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया। 3 डायमेंशन क्यों यूज कर रही है, इन द नेक्स्ट स्टेप वी रीशेप आवर इनपुट। व्हाई आई रीशेप, बिकॉज आवर इनपुट शेप हैव 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, और जो सेकेंड डायमेंशन है विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फीचर्स विच हैज ओनली 1 फीचर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फीचर्स है। सो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी 3 डायमेंशंस में। जो थर्ड डायमेंशन जो 1 लिखी है विच इज कॉरस्पॉन्ड टू अ टाइम स्टैम्प। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं t टाइम के लिए, जो हमारी इनपुट t है, और मेरे को t+1 के लिए प्रिडिक्ट करना है। मेरी जो इनपुट है वो मेरी t है, और मैं किसके लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, t+1 के लिए। तो जब मैं t+1 से माइनस करता हूँ अपनी करंट स्टेट को, तो विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये वाला जो 1 है वो यही 1 हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर दे कि मेरे को सिंगल टाइम स्टैम्प के लिए यूज़ करना है। अगर मेरे को 2 डेज बाद प्रेडिक्ट करना है, 4 डेज का प्रेडिक्ट करना है, तो टाइम स्टैम्प यहाँ पे t+4 कर दो, t+8 कर दो, तो उस हिसाब से हमारी जो टाइम स्टैम्प है वो ये आ जाएगी। तो फिलहाल हमें नेक्स्ट डे के लिए प्रेडिक्ट करना है, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। बट फिर फर्दर हम वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी जो आउटपुट आएगी फर्दर उसको नेक्स्ट के लिए एज ए इनपुट यूज़ किया जाए। वो लेटर ऑन देखते हैं नीचे जाके कैसे उसको यूज़ में लेके आएंगे। सो यहाँ पे डेटा आपका 3 डायमेंशनल में आना चाहिए। उसके बाद पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा एक्स और वाई जो डेटा था प्री प्रोसेसिंग सारी हो चुकी है। अब हमें अपने मॉडल को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें अपने RNN मॉडल को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे केरस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, विच बिल्ड अ डीप न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन द टेंसरफ्लो, जिसको हम एज अ बैकएंड पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें केरस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें वही है सिक्वेंशियल मेथड कॉल करना पड़ेगा जो हमारे न्यूरल नेटवर्क को इनिशियलाइज करता है, और सेकंड हम डेंस को यूज़ करेंगे जो हमारी इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर को ऐड करता है, और थर्ड हमें अपना LSTM मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा, तो उस लेयर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम केरस डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लेंगे सिक्वेंशियल, देन फ्रॉम
केरस डॉट लेयर्स, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे डेंस को, एंड लास्ट वन फ्रॉम केरस डॉट लेयर्स फर्दर इंपोर्ट करेंगे LSTM मॉडल को, विच इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यहाँ पे ये मेरी क्या है, ये मेरी रिग्रेशन प्रॉब्लम है, राइट। मेरे को यहाँ पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं रिग्रेशन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल मेथड को कॉल किया, फर्स्ट वी इनिशियलाइज आवर RNN मॉडल, सेकंड ऐड द इनपुट लेयर एंड द LSTM लेयर, सो विच इज रिग्रेशन डॉट ऐड हम करेंगे यहाँ पे अपने LSTM मॉडल को, और यहाँ पे आप कितनी नोड्स चाहते हो वो आप डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 नोड्स लेके आना चाहता हूँ, एंड एक्टिवेशन यहाँ पे हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं एज एन एक्टिवेशन फंक्शन, और लास्ट वुड बी योर इनपुट शेप, और जो इनपुट शेप है आपको वो बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे जो आप इनपुट यूज कर रहे हो उसकी शेप क्या है। तो रोज खुद कैलकुलेट कर ले जितनी भी बनती हैं, और कॉलम मेरे को एक ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे none, 1 लिख दिया। तो इस सेकंड स्टेप में क्या हुआ, हमारी इनपुट लेयर ऐड होगी और LSTM लेयर जो है वो हमारी ऐड हो चुकी है। अब हमें आउटपुट लेयर चाहिए। आउटपुट लेयर जो बनेगी विच इज ऐड के थ्रू डेंस मैथड जो है उसके थ्रू हमारे पास एक ही लेयर है विच इज यूनिट्स इक्वल टू 1, आउटपुट पे एक ही वैल्यू हमें चाहिए, ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अपने मॉडल को कंपाइल किया था, सो विच इज रिग्रेशन डॉट कंपाइल। कंपाइल में हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करी थी ऑप्टिमाइजर इन केस ऑफ ANN में भी सेम यही प्रोसेस था। ऑप्टिमाइजर हमने यूज किया था एडम, ताकि हमारा जो थ्रू आउट लर्निंग रेट है वो सेम रहे, और लॉस जो हमने वहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया था, अब यहाँ पे लॉस रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर। अब यहाँ से हमारा जो मॉडल है वो कंपाइल हो चुका है। अब मेरे को अपने डेटा को फिट करना है, विच इज रिग्रेशन डॉट फिट अपने x का ट्रेनिंग के डेटा को y के ट्रेनिंग के डेटा के साथ यहाँ पे मॉडल को फिट कर देंगे, और आप बैच साइज कितना चाहते हो वो डिफाइन कर दो। लेट्स से बैच साइज मेरे को फॉर एग्जांपल 10 का चाहिए, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप अपने वेट्स को अपडेट करना चाहते हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 100 टाइम्स, तो epochs इक्वल टू 100 कर देंगे। यहाँ पे मॉडल फिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। लॉस जो है वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे लॉस पहले बहुत ज़्यादा आ रहा था 0.7, 0.6, वो अब कम होता जा रहा है 0.3, 0.2, 0.1, 0.00 और कम होता जा रहा है, राइट, एक्सपोनेंट में चलता जा रहा है। तो 100 टाइम्स ये रिपीट होगा, यहाँ पे 49, 50, तो हमने epochs की वैल्यू 100 दी है, और बैच साइज हमने मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ किया, जहाँ पे बैच साइज हम 10 का पास कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब मॉडल पूरा ट्रेन हो जाएगा देन हमें क्या करना है, अपनी प्रिडिक्शन करनी है, किसके थ्रू, अपने जो हमारी टेस्ट वाली फाइल थी। सो एक बार ये मॉडल पूरा ट्रेन हो जाए, मॉडल पूरा ट्रेन हो चुका है हमारे पास। अब हमें प्रिडिक्शन करनी है, तो फिर से मेरे को फाइल को रीड करना पड़ेगा, विच इज़ pd.read_csv, जो कि मेरे डेटा सेट्स नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी है। फाइल का नेम है गूगल स्टॉक प्राइस _test.csv। तो ये मेरी टेस्टिंग की फाइल है, तो इसको मैं यहाँ पे टेस्ट सेट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो ये जो मेरा टेस्ट सेट का डेटा है ऐसे स्मॉल, ये मेरा टेस्ट सेट नाम का डेटा है, और यहाँ पे फर्दर मैं क्या करता हूँ .iloc, इसमें भी मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, रोज सारी चाहिए, कॉलम 1 से लेके 2 तक चाहिए, डॉट वैल्यूज चाहिए। सो ये मेरे पास डेटा आ गया, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, विच इज़ माई रियल स्टॉक प्राइस। तो ये मेरा रियल स्टॉक प्राइस है, तो मैंने इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रियल स्टॉक प्राइस। अब ये मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक का डेटा पड़ा है। अब मैं ये मशीन को बोलूँगा कि ये तुम प्रिडिक्ट करो, फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में क्या फ़र्क है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको भी तो स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो जितनी भी
मैं इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। जो भी मेरा रियल स्टॉक प्राइस है इसको मैंने इनपुट्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी इनपुट्स है एससी डॉट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी हमें नॉर्मलाइजेशन में लेके आना है। तो यहाँ पे इनपुट्स, यहाँ पे फिर से इसको इसी में अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा मेरा नॉर्मलाइजेशन में आ चुका है। और फर्दर मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको 3 डायमेंशनल एरे में लेके आना है। अब इसकी अगर मैं लेंथ चेक करूँ अपने इनपुट डेटा की, तो यहाँ पे 20 है। सो विच इज़ np डॉट रीशेप कर देते हैं यहाँ पे किसकी, अपने इनपुट्स की। और 20 रोज है, 1 कॉलम है और 1 डायमेंशनल टाइम स्टैम्प के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्दर इसको भी अपडेट कर देते हैं। सो ये हमारा डेटा आ चुका है। अब हमें फर्दर प्रेडिक्शन करनी है। सो विच इज रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट में क्या पास करना है, जितनी भी मेरी यहाँ पे इनपुट्स आ रही हैं वो वैल्यू। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस। सो दिस वुड बी प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस। तो ये वो स्टॉक प्राइस है जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो अपना एक्चुअल स्टॉक प्राइस चाहिए। तो वहाँ पे इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो जो भी हमने नॉर्मलाइजेशन यूज़ करी थी उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसका, हमारा प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस को। राइट, तो ये मेरा आ जाएगा वाई प्रेडिक्ट। तो ये मेरे पास वो स्टॉक प्राइस मिल गया जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया है। अब फर्दर हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटा को विजुलाइज करके देखते हैं कि किस हिसाब से स्टॉक वेरी कर रहा है। सो विच इज़ PLT डॉट प्लॉट करते हैं यहाँ पे जो हमारा रियल स्टॉक प्राइस था। राइट, और इसका जो कलर है वो यहाँ पे पास कर देते हैं रेड, और यहाँ पे लेबल भी दे देते हैं विच इज़ रियल गूगल स्टॉक प्राइस। फर्दर PLT डॉट प्लॉट जो हमने प्रिडिक्ट किया है विच इज़ वाई प्रिडिक्ट। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से ब्लू में ऐड कर देते हैं। देन इसका भी लेबल दे देते हैं विच इज़ इक्वल्स टू प्रिडिक्टेड गूगल स्टॉक प्राइस। एक्स लेबल जो है एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिया है, टाइम, और वाई लेबल में क्या आएगा हमारा, गूगल स्टॉक प्राइस। और यहाँ पे टाइटल भी दे देते हैं PLT डॉट टाइटल विच इज़ गूगल स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। लेबल को प्लॉट करने के लिए PLT डॉट लेजेंड, एंड आफ्टर दैट वी कैन शो द ग्राफ। सो यहाँ पे ये ट्रेंड आ चुका है। तो अगर रेड वाले की बात करेंगे वो हमारा रियल स्टॉक डेटा है, और अगर ब्लू वाले की बात करेंगे वो हमारा प्रेडिक्टेड स्टॉक डेटा है। तो अगर ट्रेंड मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, अगर ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वे में उसने वैसे ही उसको उठा लिया जिस वे से हमें इसको चाहिए था। तो एक बार अगर इसको दोबारा रन करते हैं तो माइट भी हमारी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। सो लेट मी रन वन अगेन। या नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो हम कम भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे बेटर आ रही है
तो वहाँ पे हम छोड़ दो, लेट्स से कि मैं बोलूँ कि मेरे को 15 या 20 ईपॉक्स ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं और एक्यूरेट बना सकते हैं। तो फर्दर अगर यहाँ पे देखें, फिर से अपने डेटा को चेंज करते हैं यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। यहाँ पे ईपॉक्स कम कर देते हैं, लेट्स से 30 पास कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि अब जो आउटपुट में क्या फ़र्क आता है। जो हमारे पहले डेटा ये था, अब एक बार ये ट्रेन हो जाए, रन हो जाए, प्रेडिक्शन कर दे, देन जो हमारा जो ग्राफ है उसको चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हमने ईपॉक्स को कम कर दिया, ये थोड़ा और क्लोजली उसने प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से भी हम अपने स्टेप्स को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि वेट्स क्या होते जाएंगे, एडजस्ट चेंज होते जाएंगे। कभी वो अपने ग्लोबल मिनिमा पे पहुँचने के लिए कभी वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, कभी राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स भी हमें नहीं चाहिए होते। साथ साथ हमें हमारा जो लॉस है वो कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम कहाँ तक लेके चलना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको 30 टाइम्स रिपीट कर लिया, जो कि सही था। और इसमें भी अगर मैं बैच साइज़ चेंज करता हूँ, लेट से बैच साइज़ जो है अब मैं 30 का लेता हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बैच साइज़ अगर 30 का लेते हैं तो थोड़ा सा ये और पास में चला गया, राइट। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना बैच साइज़ लेना है, कहाँ पे वो अपने ग्लोबल मिनिमम पास पहुँचेगा, किस हिसाब से वो अपने एग्जैक्ट एक्यूरेसी जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब मेरे को अगर नेक्स्ट डे का स्टॉक प्रेडिक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेडिक्ट नेक्स्ट डे स्टॉक प्राइस। अब जो यूज़र इनपुट देगा, सो यहाँ पे मैं n1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो हमें फ्लॉट के अंदर वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो भी यूज़र से इनपुट करवाएंगे। एंटर टुडेज स्टॉक प्राइस। तो आज का स्टॉक प्राइस वो एंटर करेगा और इसको सबसे पहले हमें 2D एरे में लेके आना पड़ेगा, विच इज़ np एरे में पास करना पड़ेगा, विच इज़ np.array। n1 को हमने एरे में कन्वर्ट किया। फर्दर इसको 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए -1,1 में पास करेंगे। तो ये मेरा 2D एरे में आ गया। फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस मैंने 800 एंटर किया, 800 मेरा एरे में बन गया। अब उस 800 को मेरे को क्या करना है, फर्दर मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो n2 नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, sc डॉट यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको, अपने n1 को। अब उसकी वैल्यू यहाँ पे मिन मैक्स स्केलर यूज़ करके, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करके 0 to 1 की फॉर्म में मेरे वैल्यू आ गई। फर्दर हमने क्या किया था, n2 को रीशेप किया था 3 डायमेंशनल में, विच इज़ -1,1,1। रोज खुद कैलकुलेट कर रहे, कॉलम एक ही चाहिए और टाइम स्टैम्प के लिए वो। तो इसको मैं यहाँ पे किसी v नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट मेरे को किसको करना है, v को। सो ये मेरे को एक वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा और ये जो मेरी वैल्यू है फर्दर एग्जैक्ट देखने के लिए मेरे को जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज़ sc डॉट इन्वर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मेरे को किसको करना है, मेरी जो वैल्यू जो उसने प्रेडिक्ट करी है उसको, और प्रिंट कर देंगे लास्ट पे जो हमारा प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस जो है वो मेरा फाइनल नाम के वेरिएबल के अंदर है। अब मैंने स्टॉक प्राइस एंटर किया कि आज अगर 800 पे स्टॉक होता है तो बोलता है कि अगर 800 पे ओपन होता है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, 795 की तरफ जाएगा। तो अगर 345 पे ओपन होता है तो बोलता है 344, तो इतना नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 3 4 6 देता हूँ तो बोलता है ये तो अगर इतने पे चला गया तो डेफिनेटली ये नीचे ही आएगा, 1126 पे ही आएगा, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग 840 के बाद वो नीचे ही आया, उसके बाद वो ऊपर नहीं गया। तो उसके हिसाब से ये प्रेडिक्ट करके बता रहा है। तो जिस हिसाब से आप उसको वैल्यू पास करोगे कि अगर इतनी वैल्यू जा रही है 794 है तो ये 790 पे गिरेगा, क्योंकि स्टॉक जो है जो लास्ट का ट्रेंड था वो ट्रेंड क्या था,
वो कंटिन्यूसली गिरता चला जा रहा था। तो अभी ये कहीं पे भी चला जाए तो हमें क्या प्रेडिक्ट करके बताएगा कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर स्टॉक प्राइस 10 रुपये पे आ जाता है फिर बोलेगा कि अगर 10 पे आता है तो ये 70 पे जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा। अगर इतना नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये आपके ट्रेंड को यूज़ करके आपकी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करता है। अगर हम लास्ट टेस्ट वाले की देखें तो टेस्ट वाले पे इसने काफ़ी, जिस हिसाब से हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, उसने उसी ट्रेंड को फॉलो किया। अब ऐसे ही जैसे हमने नेक्स्ट डे का प्रिडिक्ट किया है, ऐसे ही आप फर्दर किसी भी डे का प्रिडिक्ट कर सकते हो। मेरे को नेक्स्ट 5 डेज़ का प्रिडिक्ट करना है तो इसी को एक फॉर लूप के अंदर ऐड कर दो, 5 तक फॉर लूप लगा दो। फिर ये जो फाइनल वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू को फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर से रीशेप, ये स्टेप इसी में रिपीट होता जाएगा। तो फर्दर आप उसको जितनी बार मर्जी फॉर लूप लगा दो, ये आपको प्रेडिक्ट करता बताएगा कि नेक्स्ट डे इतना, उससे अगले दिन इतना, उससे अगले दिन इतना, उससे अगले दिन इतना। तो आपको जस्ट यहाँ पे फॉर लूप लगानी है। आपको जस्ट यहाँ का आज का डे का पास करना है, उसके बाद फॉर लूप लगाई। जैसे कि मेरे को नेक्स्ट 5 डेज़ का प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट फॉर नेक्स्ट 5 डेज़। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को इनपुट देनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर आई इन रेंज लेट्स से मेरे को 5 टाइम रिपीट करना है और ये स्टेप रिपीट करने हैं। फिर फर्दर जस्ट मेरे को क्या करना है कि ये जो n1 है, जो फाइनल वैल्यू आई है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो फाइनल वैल्यू है उसको मैं फर्दर किस में स्टोर कर देता हूँ, n1 की वैल्यू के अंदर, क्योंकि फिर वो वही फाइनल वैल्यू यहाँ पे n1 में स्टोर हो जाएगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, रीशेप करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, वैल्यू देगा। फिर वो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी फिर वो n1 के अंदर चली जाएगी, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर से सेम वैल्यू मिलेगी। अब अगर 840 पे स्टॉक ओपन होता है तो बोलता है नेक्स्ट डे 830 पे जाएगा, उसके बाद 822 पे, देन 814 पे, 808 पे, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा 803 पे आ जाएगा। तो उसने नेक्स्ट 5 डे का बता दिया कि किस हिसाब से स्टॉक जो है वो नीचे जाने वाला है। तो अगर स्टॉक मेरा 100 पे होता है फिर वो बताएगा 100 के बाद 134 जाएगा, 160 जाएगा, 180 जाएगा, 191 जाएगा, 211 जाएगा, क्योंकि इस ट्रेंड में वो स्टॉक बढ़ ही रहा था जब स्टॉक प्राइस कम था, राइट। तो जब यहाँ पे ट्रेंड अब मेरा लास्ट नीचे आ रहा है तो वो सारे की सारी वैल्यूज़ क्या बता रहा है, नीचे ही जाने वाली है। अगर स्टॉक प्राइस बोलता है 2000 पे भी चला जाएगा तब भी वो आपका सीधा 2000 से सीधा 1200 पे पहुंच जाएगा, देन 1000 पे, 1008 पे, 958 पे, 923 पे। So this is all about the recurrent neural network. If you have any doubt, you can ask me in the comment section or you can join my Telegram channel, WhatsApp group. मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।